हो गया सबका? चलो मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। पहला क्वेश्चन है, रीति धन अनुसार से बनी सही संधि होगी। मतलब रीति और अनुसार को जोड़ें तो कौन सी संधि बनेगी। अब रीति अनुसार को अगर हम जोड़ें तो क्या होगा, रीति धन अनुसार में पहले पद, प्रथम पद और द्वितीय पद में क्या होता है, प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या है, छोटी, और दूसरे पद का पहला वर्ण क्या है, अ। संधि में यही जुड़ते हैं, बाकी तो संधि में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ई और अ को जोड़ोगे तो क्या बनेगा, य। कौन सी संधि हुई, यण संधि। समझ गया ना। अब रीति में से आपका तो में से ई की मात्रा निकल गई है तो क्या हो गया है, हलंत वाला, क्योंकि इससे मात्रा निकल गई। समझ गया ना। अब ये क्या है, स्वर रहित तो है। समझ गया ना। और बाकी ई और औ से मिलकर के क्या बन गए हैं, यो। बाकी क्या वही रहना है। तो इसमें तो को आप क्या लिख सकते हो, आधा लिखोगे, क्या बनेगा, रित्य अनुसार। क्या बनेगा, कौन सा सही होगा, डी वाला। कौन सा सही होगा, डी वाला। क्योंकि मैंने आपको संधि में बता रखा है कि संधि में केवल फर्क पड़ेगा पहले पद के अंतिम वर्ण में और दूसरे पद के पहले वर्ण में। बाकी तो वही रह रहा है। देखो नुसार हमने वही लिखा पूरा और आगे का री हमने वही लिखा। बीच में जो परिवर्तन हुआ था इसके कारण ये बने थे। तो से हलंत हट गया था। अगर मान लो यो की जगह कोई स्वर बन जाता तो स्वर के साथ जुड़ जाता। अब यहां पर तो व्यंजन बन गया है तो की मजबूरी है कि वो आधा रहे। यण संधि में यही होता है। ठीक है, यण संधि में यही होता है और ये आपका क्या बनेगा, रित्य अनुसार। अब अगला क्वेश्चन है, कौन सा वर्ण समूह अल्प प्राण है। समझ गया ना। अल्प प्राण हमेशा आपके जो स्पर्शी व्यंजन है, स्पर्शी व्यंजन मतलब क वर्ग के क ख ग घ अंगों, चौ छो जो झो यो टो ठो डो ढो, मतलब क वर्ग, फिर उसके बाद कौन सा, च वर्ग, फिर कौन सा, ट वर्ग, फिर कौन सा, फिर कौन सा, प वर्ग। ये 5 वर्ग हैं और प्रत्येक में क्या होते हैं, 5-5 वर्ण होते हैं। क ख ग घ अंगों, चौ छो जो झो यो टो ठो डो ढो। मतलब ये स्वर स्थल यानी कि स्पर्श स्थल के हिसाब से है। पहले कंठ में, फिर उसके बाद तालु में, फिर कहा मूर्धन्य में, फिर दंत में और लास्ट में होंठ में। तो उन 5 वर्गों को हम क्या बोलते हैं, 25 वर्ण को पहले स्पर्श। और मैंने आपको बताया था कि अल्प प्राण जिनमें ध्वनि की मात्रा क्या लगती है, कम। तो क क्या है, अल्प प्राण। ख में ज्यादा ध्वनि लग रही है तो महाप्राण। ग क्या है, अल्प प्राण। घ क्या है, ज्यादा लग रही है तो महाप्राण। अंगों क्या है, अल्प प्राण। तो स्पर्शी व्यंजनों के पहले, तीसरे और 5वें स्थान के वर्ण क्या होते हैं। हाँ, तो इसमें देखो स्पर्शी व्यंजनों में इसमें ख आ गया है इसलिए ये वर्ग नहीं होगा। इसमें क्या आ गया है, तो थ आ गया है इसलिए नहीं होगा। इसमें क्या आ गया है, ठ आ गया है इसलिए नहीं होगा। ये देखो चौ, चौवर्ग का पहला, जौ तीसरा और यो 5वां। तो कौन सा वाला होगा, ये अल्प प्राण समूह है, यानी कि जिनमें उच्चारित करते समय श्वास की मात्रा अल्प यानी कि कम लगती है, इसलिए क्या है, अल्प प्राण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही वर्तनी होगी। समझ गया ना। कर्म की वर्तनी तो सब में ही सही दिख रही है। कर्म ऐसे ही लिखते हो या कर्म लिखते हो, नहीं। नासा क्या है, ये नासा। समझ गया ना। तो क्या बनेगा, कर्म नासा। कौन सा वाला, पहला वाला, नासा नहीं, नासा। समझ गया ना, नासा नहीं। समझ गया ना, क्या बनेगा, कर्म नासा। समझ गया ना। तो पहला सही होगा। सालों साल शब्द में कौन सा समास होगा। मैंने समास बताते समय आपको बताया था कि जहां पर शब्द की पुनरावृत्ति हो। समझ गया ना, जहां पर शब्द की पुनरावृत्ति, जैसे आपने कहा साथ साथ, जैसे आपने कहा रातों रात। समझ गया ना। जैसे आपने कहा क्या, आपका कोई भी ऐसा शब्द जिसमें क्या हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रही है और उस शब्द को आपका समास पूछा जा रहा है, तो उस शब्द में कौन सा होता है, अव्ययी भाव। समझ गया ना। तो सालों साल क्या है, साल और साल, इसमें द्वंद्व नहीं होगा। सालों साल का मतलब साल दर साल है।
समझ गया ना, साल या साल, साल या साल अथवा साल नहीं है, समझ गया ना। सालों साल का मतलब है साल को अतिशयोक्तिपूर्ण बनाने के लिए रिपीट कर दिया, इसीलिए सालों साल लिख दिया है, समझ गया ना। तो साल दर साल लिखने की जगह क्या लिखा है, सालों साल। तो इसका मतलब ये पुनरोक्त है, समझ गया ना। पुनरोक्त में पहला वाला शब्द क्या हो जाता है, अव्यय हो जाता है, तो इसमें कौन सा होगा, अव्ययी भाव। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताइए। तत्सम मतलब जो विशुद्ध रूप से संस्कृत का शब्द हो। तो इसमें आप देख रहे हो कारण, लोहा, दूध, कपूत। लोहा का क्या होता है, लोहित, क्या है, लोहित, समझ गया ना। पहले आपका लोहित अयस्क तांबे को बोलते थे, आपको पता होना चाहिए। जब तांबा खोजा गया था, हमारे पृथ्वी में सबसे पहले खोजी गई धातु क्या है, पहले तांबे को लोहित अयस्क बोलते थे, समझ रहे हो। जब क्या हुआ, लोहा खोजा गया, समझ गया ना, लोहा खोजा गया, तो लोहे को उस समय बोला जाता था श्याम अयस्क। क्या बोलते थे, श्याम। बाद में क्या कहा जाने लगा, लोहित, समझ गया ना। दूध को क्या बोलते हैं, दुग्ध। दूध को क्या बोलते हैं, दुग्ध संस्कृत में। कपूत को कुपुत्र, क्या बोलते हैं, कुपुत्र। कारण सही है, कारण को संस्कृत में भी क्या बोला जाता है, कारण। और जो संस्कृत में बोला जाता है वही क्या होता है, तत्सम होता है, वही क्या होता है, तत्सम। अब चर्चाएं मत करो, आपने गलत लिख दिया तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप बात करो। विलोमार्थक शब्दों का कौन सा जोड़ा गलत है, संकीर्ण का क्या है, विस्तीर्ण। संकीर्ण का मतलब कम, छोटा, समझ गया ना, जिसका दायरा क्या हो, बहुत ही कम हो। विस्तीर्ण मतलब विस्तारित दायरा हो जिसका। यथार्थ का मतलब सत्य है, जो सही में चल रहा है। और कल्पित का मतलब जो कल्पना में चल रहा है, तो विलोमार्थक ही है। चिरंतर का निरंतर, ये तो पर्यायवाची है। चिरंतर मतलब जो लगातार चला रहे, निरंतर मतलब भी लगातार चला रहे। चिरंतर का क्या होना चाहिए था, क्या होना चाहिए, नश्वर होना चाहिए था, समझ गया ना। तो इसका मतलब आपको सही यहीं पर मिल गया। बाकी जारज औरज, समझ गया ना, जारज औरज मतलब आपका, जारज का मतलब क्या होता है, जायज, और औरज का मतलब नाजायज, ठीक है। अगला, कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है, कमल का पर्यायवाची नहीं है। उत्पल कमल का पर्यायवाची होता है, नलिन होता है, राजीव भी होता है, जलधि, जलधि नहीं होता। जलधि तो समुद्र का है, जलधि मतलब जल को धारण करने वाला। पानी वो थोड़ी जल को धारण करता है, कमल, कमल को जल धारण करता है, समझ गया ना। जलज तो कह सकते हो, लेकिन जलधि नहीं कह सकते। जलधि किसका है, समुद्र का। कई बार ऐसा होता है ना कि आपको उसका पता नहीं है, लेकिन चारों ऑप्शन में से आपको ये कंफर्म है कि ये इसका नहीं है बल्कि उसका होता है, तब भी आपका क्वेश्चन सही हो जाता है। हर तरीके से होना चाहिए। कभी कभी डायरेक्ट आंसर आपको आ जाता है, आपको कमल के सारे पता है, आपने कहा ये होता है, ये होता है, ये होता है, तो ठीक है, ये नहीं होता है। आपको पता ही नहीं है, उत्पल आपके दिमाग में चल रहा है कि यार नलिन और राजीव तो सुना था, उत्पल नहीं सुना था, समझ गया ना। और जलधि, और जलधि तो मैंने समुद्र का पढ़ा है। थोड़ा अनुमान लगाओ कि जलधि मतलब जल धारण करने वाला, तो इसका मतलब वो कमल नहीं होगा, उत्पल ही होगा इसका। ये वाला क्या होगा, जलधि नहीं होगा। तो इसका सही आंसर ये है। अगला क्वेश्चन है, जिस स्त्री के पुत्र और पति दोनों ना हो, मतलब ना तो पति रहा ना ही पुत्र हो, समझ गया ना, ऐसी स्त्री को बोला जाता है अवीरा। क्या बोलते हैं, अवीरा। ऐसी स्त्री को क्या बोलते हैं, अवीरा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द देवज्ञ का अनेकार्थी है। देवज्ञ यानी कि देवताओं के विषय में जानने वाला, या देवताओं की तरह जानने वाला, समझ गया ना। देव अज्ञ, अज्ञ का मतलब ज्ञान, देवज्ञ मतलब देवताओं का जिसे ज्ञान है, समझ गया ना। इसका अनेकार्थी होता है ज्योतिष, समझ गया ना। ज्योतिष, उत्तराखंड में क्या नाम है उनका, देवज्ञ किसकी उपाधि है, मुकुंद राम बर्थवाल की। देवज्ञ इसीलिए कहा गया है क्योंकि वो बहुत क्या है, महत्वपूर्ण ज्योतिष है। उन्हें आपके क्या, जो 12 मिहिर या अभिनव 12 मिहिर है, उसकी उपाधि से भी विभूषित किया गया। देवज्ञ का मतलब ज्योतिष होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हस्ती शब्द का श्रुति सम भिन्नार्थक क्या होगा। हस्ती शब्द का श्रुति सम भिन्नार्थक, वैसे हस्ती शब्द का क्या होता है, हाथी,
होता है ना। अब इसने क्या लिख दिया है, हस्ती लिख दिया है। सुनने में तो दोनों ही हस्ती लग रहे हैं, इसमें क्या है, हस्ती का मतलब ऐसे हाथी होता है, लेकिन यहां हस्ती का मतलब क्या है, अस्तित्व। बोलते हैं ना तुम्हारी हस्ती क्या है, बोलते हैं ना, यानी कि तुम्हारा अस्तित्व क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फिसल पड़े तो हर हर गंगे, लोकोक्ति का अर्थ क्या है। फिसल ही गए हैं तो हर हर गंगे कर लेते हैं, मतलब मजबूरी में किया गया काम। समझ गया ना, मजबूरी में काम को करना, मतलब नहाने के लिए गए नहीं थे, परंतु क्या फिसल गए तो आपने भी कह दिया हर हर गंगे, यानी कि मजबूरी का नाम महात्मा। समझ गए ना, वैसे ही ये है, फिसल पड़े तो हर हर गंगे, इसका सही होगा मजबूरी में काम करना। अगला क्या है, मानव शब्द के लिए भाववाचक संज्ञा होगी। मानव, मानव एक जाति का नाम है, तो मानव में कौन सी संज्ञा होगी, जातिवाचक होगी, आपको पता है। समझ गया ना, अगर इसका आपको भाव बनाना है तो आप क्या बनाओगे, मानवता। मानवता किसी जाति का नाम नहीं है, मानवता आपकी मन का क्या है, एक भाव है। समझ गया ना, कि जो मानवीय आपके क्या आचरण कर रहा है, आप कहोगे कि ये मानवता कर रहा है। समझ गया ना, तो इसका क्या होना चाहिए, मानवता। अब ये मनुष्यता भी हो सकता है, परंतु मनुष्य का होगा ना, वो मनुष्यता किसका होगा, मनुष्य का होगा, मानव का नहीं। अब यहाँ शब्द ही मानव दिया है तो आप मानव लिखोगे, मानवता लिखोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, श्रोता के लिए किस पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है। श्रोता देखो तीन होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष वो होता है जो बात को कह रहा होता है, और जो बात को सुन रहा होता है वो मध्यम पुरुष होता है, और जिस तीसरे की बात करी जाती है वो अन्य पुरुष होता है। यहां किसको पूछा है, श्रोता, यानी कि जिसे बात कही जा रही है, जो बात को सुन रहा है, वो क्या होगा, आप, तुम। जैसे मैं बात कर रहा हूं तो क्या बोलूंगा, आप, तुम, तू। समझ गया ना, तुम्हारा, ऐसे बोलूंगा ना। तो ये क्या है, जिसे मैं बात कह रहा हूं, आप, तुम, तू, सब क्या होंगे, मध्यम पुरुष सर्वनाम होंगे ना। तो श्रोता क्या होगा बताओ, जो बात को सुन रहा है वो हमेशा क्या होगा, मध्यम पुरुष सर्वनाम होगा। कहने वाला, वक्ता क्या होगा, हमेशा वक्ता क्या होगा, ठीक है। और अगर क्या दोनों बात कर रहे हैं किसी तीसरे की, वह, समझ गया ना, वे, उन, उन्होंने, ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं तो क्या होगा, अन्य पुरुष। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा उभयलिंगी है। उभयलिंगी, चोर, कबूतर, मंत्री, नेता। चोर का तो चोरनी हो जाता है, कबूतर का क्या हो, वैसे तो नित्य पुल्लिंग है, नर कबूतर, मादा कबूतर, कबूतरी भी बोलते हैं कहीं कहीं पर। समझ गया ना, तो उनका अपना है। नेता का क्या हो जाता है, नेत्री। मंत्री स्त्री होगी तो मंत्री, पुरुष होगा तो भी मंत्री। समझ गया ना, महिला है तो महिला के साथ मंत्री लगा देंगे, पुरुष है तो पुरुष के साथ, यानी कि उभयलिंगी है। मंत्री शब्द स्त्री के साथ भी प्रयोग में लाया जा सकता है और पुरुष के साथ भी। ये नहीं, नेता पुरुष के लिए है, महिला के लिए क्या होता है, नेत्री बोलते हैं ना। वैसे ही कबूतर पुल्लिंग है, समझ गया ना, स्त्रीलिंग के क्या होगा, कबूतरी। चोर पुल्लिंग के लिए है, चोर चुरा ले गए, चोरनी चुरा ले गई। समझ गया ना, तो स्त्रीलिंग अलग है, उसका पुल्लिंग अलग, ये दोनों में एक ही होगा। समझ गया ना, चाहे पुल्लिंग के साथ करो चाहे स्त्रीलिंग के साथ। अगला क्या है, नित्य एक वचन में प्रयोग होने वाला शब्द नहीं है। नित्य एक वचन में प्रयोग होने वाला शब्द नहीं है। समझ गया ना, आटा, मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जितने भी क्या होती हैं द्रव्यवाचक संज्ञाएं, यानी कि जिन संज्ञाओं की माप और तोल होती है जिन वस्तुओं की, उन्हें हम द्रव्यवाचक, और द्रव्यवाचक संज्ञाएं क्या होती है, एक वचन। क्या होती है, एक वचन। समझ गया ना, तो क्या है, आटा क्या होगा, पानी क्या होगा, जनता, जनता क्या होगा, जाग उठी, जनता जाग उठे नहीं, जनता जाग, क्या है, एक वचन। बच्चे क्या होगा, बहुवचन शब्द है। वैसे ही क्योंकि अगर क्या एक वचन होता तो बच्चा होता, बच्चे क्या है, बहुवचन। ये क्या पूछ रहा है, नित्य एक वचन नहीं है बोल रहा है, तो ये नहीं है, बाकी सभी नित्य एक वचन ही होंगे इनका बहुवचन रूप नहीं होता है। समझ गया ना, क्योंकि द्रव्यवाचक संज्ञाएं क्या होती हैं, एक वचन ही होती हैं। ठीक है, अगला क्या है, रेखांकित शब्द में कौन सा तत्पुरुष समास होगा। अब रेखांकित शब्द ही रेखांकित है यहां पर, ये ध्यान रखना, ये नहीं कि कोई अंडरलाइन कर रखा है, इसी शब्द में पूछा है। रेखांकित शब्द को तोड़ोगे तो क्या आएगा, रेखा द्वारा
अंकित या रेखा से अंकित। जहां से और द्वारा वाले से आता है वहां क्या होता है? करण। क्या होता है? करण। समझ गया ना? बहुतों की सिट्टी पिट्टी गुल जैसी हो गई है कि ये क्या हो गया, हम तो कुछ और ही समझ रहे थे। जब कारक पढ़ के कारक ही और समझने लग गए हो, समझ गया ना, तुम्हारा पृथ्वी में उद्धार और कोई नहीं कर सकता है। कौन सा शब्द संज्ञा से विशेषण नहीं बना है? संज्ञा शब्द से नहीं बना है कह रहा है। देखो प्यासा, प्यासा क्या है? एक विशेषण शब्द है। किससे बना है? प्यास से। प्यास क्या है? भाववाचक संज्ञा। तो किससे बना है? संज्ञा से। नागरिक किससे बना है? नगर से। नगर का नाम क्या होता है? संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा है ना नगर। अब तुम लोहाघाट कहोगे तो व्यक्तिवाचक, नगर कहोगे तो लोहाघाट भी है, हल्द्वानी भी है, देहरादून भी है, दिल्ली भी है, सब नगर है ना। तो नगर में क्या होगी? जातिवाचक संज्ञा। दिल्ली में क्या होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो संज्ञा ही से तो बना है। समझ गया ना? नैतिक किससे बना है? नैतिक। नीति, नीति क्या होती है? भाव होता है एक। समझ गया ना? जो नियमों के अनुसार हो, समझ गया ना, उसे हम क्या बोलते हैं? नीति। समझ गया ना? और बिकाऊ, बिकाऊ किससे बना है? बेचना। बिकाऊ शब्द किससे बना है? बेचना। बेचना क्या होगी? क्रिया। बेचना शब्द क्या होगा? क्रिया। तो बिकाऊ क्या है बताओ? क्या होगा? ये क्रिया से बना हुआ विशेषण शब्द है, ना कि संज्ञाओं से। बाकी सब संज्ञाओं से बने हैं, देख लो। तो यही इसका क्या होगा? सही आंसर बिकाऊ। अगला, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। सकर्मक, मीरा जोर से हंसी। ठीक है, मीरा जोर से हंसी। मीरा क्या है? कर्ता। हंसना क्या है? क्रिया। और जोर से क्या है? क्रिया विशेषण। हंसने का प्रकार हो गया ना, हंसने का तरीका। क्रिया को बताने का तरीका क्या होता है? विधिवाचक क्रिया विशेषण। राम सो रहा है। राम सो रहा है क्रिया, राम क्या? करता। रमा गीत गा रही है। रमा कौन? करता। गाना क्या? क्रिया। क्या गाया? गीत। गीत क्या? कर्म। जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म भी हो वो क्या होता है? हो गया। यही सीमा आंसर मिल गया। बाकी इसे भी देख लो। आलोक चला गया। चला गया क्या है? क्रिया। आलोक कौन? कर्ता। तो कर्म कहां है? इसमें भी कर्म नहीं है, इसमें भी कर्म नहीं है, इसमें भी कर्म नहीं है। जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म नहीं होता है वो अकर्मक क्रिया। जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म होता है वो क्या? क्रिया। कर्म का मतलब मैंने आपको बता रखा था, क्या होता है कर्म का मतलब? किसी कार्य को किए जाने का आधार। समझ गया ना? कर्म होता है, या जिसके लिए कार्य किया जाता है वो कर्म होता है। समझ गया ना? क्रिया को करने का आधार कर्म होता है, क्रिया करने वाला नहीं। क्रिया करने वाला कर्ता होता है। क्रिया जिसके लिए की जा रही है या तो वो कर्म होगा, या जिस माध्यम से क्रिया हो रही है वो कर्म होगा। समझ गया ना? कर्म माध्यम या आधार होता है किसी भी क्रिया का। समझ गया ना? यहां पर इसके गाने का आधार क्या है? गीत है। माध्यम क्या है? गीत है। करने वाला तो रमा है, तो वो तो कर्ता होगी ना। और ये क्या है? क्रिया है। समझ गया ना? गीत क्या है? कर्म। अगला, निम्नलिखित में से किस एक शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? उपसर्ग। परिचय, ठीक है, परि उपसर्ग लगा है। परिणाम, इसमें भी परि उपसर्ग लगा है। परित्याग, इसमें भी परि उपसर्ग लगा है। परिंदा, ये पर किससे बना है? पर का मतलब पंख। मूल शब्द आगे है देखो, पर। समझ गया ना? लगा क्या है? इंदा। क्या लगा है? इंदा। क्या लगा है? प्रत्यय लगा है, उपसर्ग नहीं। क्या लगा है? प्रत्यय। क्या पूछा था? किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? प्रत्यय तो है इसमें, उपसर्ग नहीं है। समझ गया ना? इसीलिए ये सही होगा। बाकी सब में क्या है? उपसर्ग है, उसमें प्रत्यय है केवल। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? मोहन बाजार जा रहा है वाक्य में उद्देश्य क्या होगा?
किसी भी वाक्य में काम करने वाला यानी कि कर्ता उद्देश्य होता है और जिस काम को कर रहा है वो विधेय होता है। समझ गया ना? तो इसका बाजार जाना क्या है इस वाक्य में? विधेय। बाजार जाना क्या है? विधेय। और मोहन क्या है? उद्देश्य। वाक्य पढ़ते समय बताया था ना, विधेय और उद्देश्य। जो काम को करता है वो हमेशा क्या होता है वाक्य में? उद्देश्य। और जो काम किया जाता है वो क्या होता है? विधेय। बाजार जाने का काम किया जा रहा है तो बाजार जाना इस वाक्य में क्या है? विधेय। समझ गया ना? और मोहन क्या है इसमें? उद्देश्य, करता है ना वो। और जहां एक ही उद्देश्य एक ही विधेय हो ऐसे वाक्य को क्या बोलते हैं? सरल वाक्य। जब दो सरल वाक्य आपस में जुड़ जाते हैं तो या तो वो मिश्र वाक्य होते हैं या फिर संयुक्त वाक्य। डिपेंड करता है कि वो सरल वाक्य अपने आप में पूर्ण है दोनों के दोनों तो मिश्र संयुक्त वाक्य, दोनों एक दूसरे को पूर्ण कर रहे हैं, और अधूरे हैं तो क्या होगा? मिश्र वाक्य। ठीक है, तो ये 20 क्वेश्चन है, समझ गया ना? तो आप लोगों के कितने सही हैं अभी मैं चेक करके बता रहा हूं। ये ऑनलाइन वाले आप फटाफट बताओ अपना स्कोर।